नमस्कार, मैं राजवीर हूं और आज के पावर फाइल्स की इस शो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ डीजी यूपी पीसीएल एसएन साबत साहब हैं, जो 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स हैं। मूलतः उड़ीसा के ये रहने वाले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे, इनके प्रोफेशनल जीवन के बारे में जानेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो तमाम तैयारी करने वाले छात्र हैं वो भी इस इंटरव्यू को बहुत देखते हैं, तो वो भी बहुत कुछ वो भी सीखें सर से, चूँकि उड़ीसा के रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, तो उड़ीसा में रहने के बाद अगर कोई बहुत साधारण परिवार से आता है, यूपीएससी बीट करता है, यूपीएससी क्रैक करता है, तो अपने आप में ये बड़ी बात होती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर सबसे पहले तो उड़ीसा के आप रहने वाले हैं। सर सवाल मेरा ये है, उड़ीसा में कौन सा जिला है आपका और क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा आपका? उड़ीसा में कोरापुट एक जिला है, ये दक्षिण उड़ीसा में पड़ता है जी। एक तरफ उसका छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है बस्तर डिस्ट्रिक्ट का, और दूसरी तरफ है आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। जी जी जी। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था पहले, एक एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट जैसे बस्तर को बाद में 5 जिला बना दिया गया था, उस प्रकार कोरापुट को भी 4 जिला बना दिया गया था। प्रभावित एरिया था? ये निश्चित रूप से नक्सल प्रभावित एरिया था, अभी भी काफ़ी हद तक कुछ है वहाँ पे, और पूर्व से समस्या तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र भी है, जहाँ अशिक्षा भी है और लोगों में पॉवर्टी भी है, तो कई सारा समस्याएं भी है, तो उसी के लिए। अच्छा सर, चूँकि जैसा आपने बताया कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, और पहले तो बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित था, अभी भी काफ़ी नक्सल एक्टिविटी है वहाँ पे, तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो आपकी कहाँ से आरंभ हुई और यूपीएससी तक का ये सफ़र कैसे आपने मेरे फादर स्टेट सिविल सर्विस में थे, तो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो इसीलिए मैं उड़ीसा के कई जगह पे शिक्षा में रहा हूँ। मैं कोरापुट जनपद में भी शिक्षा ग्रहण किया हूँ, मैं कटक में भी पढ़ा हूँ, मैं संबलपुर में भी पढ़ा हूँ, कई जगह पे मेरा शिक्षा रहा है। और प्राथमिक शिक्षा और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी तक पढ़ने के बाद मैं कुछ समय दिल्ली में भी स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पीएचडी में कर रहा था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो इस प्रकार मैं मूलतः फिज़िक्स पढ़ा था। फिज़िक्स में मैं स्नातकोत्तर किया हूँ, मास्टर्स इन फिज़िक्स, फिर मैं पीएचडी बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कर रहा हूँ। सर सब्जेक्ट क्या रखे थे आपने यूपीएससी में, चूँकि ये बड़ा सब्जेक्ट बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सब्जेक्ट देखिए, उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे। मेरे मूल सब्जेक्ट के अतिरिक्त मेरे पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी था, तो उस समय क्योंकि प्रीलिम्स में अलग आप ले सकते हैं, फिर मेंस में ले सकते हैं, ये उस प्रकार होता था। अभी जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है कि अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जनरल स्टडीज़ का महत्व और बढ़ा दिया गया है, और उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का महत्व कम हो गया है, क्योंकि अभी एक ही सब्जेक्ट, तो इसीलिए स्टूडेंट को अपने ही सब्जेक्ट अगर अच्छे ढंग से कोई तैयारी कर ले और साथ साथ जनरल स्टडीज़ को अच्छे ढंग से तैयारी करे, तो वो आगे सफल हो पाएगा। सर जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय पढ़ाई के दौरान परिवार का कितना सपोर्ट मिला पढ़ाई को लेकर? क्योंकि आपने बताया कि फादर आपके स्टेट सर्विस में थे, और जाहिर सी बात है स्टेट सर्विस में थे तो बहुत सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, वहाँ भी एडमिशन, फिर वहाँ से वहाँ जाना। जी। तो कितना मैं हॉस्टल में रहा हूँ, काफ़ी समय मैं हॉस्टल में भी रह के पढ़ा हूँ, और फैमिली से सपोर्ट था, चाहते थे, घर में बताते थे कि पढ़ाई करो, लेकिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे करना है, उसके बारे में घर से विशेष नहीं था। मैं अपने जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो साथी होते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग साथ में तैयारी करते थे। उनमें से कई सारे लोग सिविल सर्विस में आ भी चुके हैं, और फिर अन्य जैसे जो गाइडेंस देने वाले कुछ टीचर्स होते हैं जिनको अच्छा ज्ञान होता है, वो बेसिकली हमें स्टूडेंट करियर से जो देखना पड़ता है, क्या आपके जो मूलभूत जो बेसिक नॉलेज है चीज़ों में वो अच्छा है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं, क्या आप गणित के तह तक जा रहे हैं या जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना ही जान रहे हैं कि आंसर को ये करना जान रहे हैं? हाँ। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स पढ़े या इवन आप लिटरेचर भी पढ़े, क्या आप लिटरेचर को अच्छे से समझते हैं या सिर्फ एक रट के उसको लिख देते हैं जाके और मार्क पा जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स को अगर हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें तो निश्चित रूप से सिविल सर्विस के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सर आपका बैच 1990 है जी, और मुझे लगता है कि 24 या 25 ईयर्स में आपने क्रैक किया होगा यूपीएससी जी। तो जब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, क्या उससे पहले आप उत्तर प्रदेश कभी आए थे
चूंकि आप वहाँ से दिल्ली चले गए, यूपी थोड़ा सा दिल्ली से जरूर लगा हुआ है। जी जी। क्या उससे पहले कभी आए थे यूपी? उत्तर प्रदेश मुझे लगता है मैं एक ही बार आया था, मथुरा वगैरह में विजिट में आया था। और उससे अलावा और उस तत्कालीन उत्तर प्रदेश मतलब हरिद्वार भी था, तो मैं हरिद्वार भी गया था। उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था। तो क्या मन में पहला ख्याल क्या आया जब आपको कार्डर यूपी जब मिला? कैडर अलर्ट हुआ था, मुझे ये लगा था कि एक बहुत बड़ा स्टेट है और चैलेंजिंग तो होगा ही, और आज भी वो मुझे लग रहा है कि मैंने एकदम सही सोचा था। और इतने जनसंख्या है और समस्त प्रकार समस्याओं के साथ जूझ रहा है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ भी बहुत है, इसकी जो मैं कहूँगा रिजिलियंस भी बहुत है कि यहाँ पे जो परिवर्तन हमारे संस्कृति के रूप में अगर आप देखें पूरब से धीरे धीरे परिवर्तित होकर अगर आता है या दक्षिण में परिवर्तित होता है, उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना परिवर्तन है कि अगर आप गाजीपुर और गाजियाबाद में कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी बोली से लेकर भाषा से लेकर उसमें काफ़ी अंतर हो जाए। तो इसमें इसलिए एक बहुत अच्छा ही है कि उत्तर प्रदेश में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा है सबकी, जो ऑल इंडिया वाली भावना है जैसे इंडिया में है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में इतनी विविधताएं हैं, बुंदेलखंड अलग है, इतना सारा है कि इसमें कोई इनसाइडर आउटसाइडर कुछ नहीं है, इसमें सभी को अच्छे ढंग से माना जाता है और सबको लोग उतना ही ग्रीट करते हैं। अच्छा सर, डिपुटेशन पे आप सीआरपीएफ में भी रहे? जी, मैं सीआरपीएफ में। तो कितना टाइम पीरियड रहे होंगे सीआरपीएफ? सीआरपीएफ में मैं 5 साल रहा डिपुटेशन में। 5 साल? सर 5 साल तो बड़ा लंबा कार्यकाल होता है। तो कैसा अनुभव रहा सीआरपीएफ का, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी जो बहुत है अच्छा फोर्स है और विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री पुलिस बल है, जिसका आज के दिन में स्ट्रेंथ लगभग 3.5 लाख का है। और इसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। और सीआरपीएफ में रहने के समय मुझे विभिन्न स्टेट में नक्सल प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करने के लिए लीडरशिप देने का मौका मिला। मैंने विभिन्न स्टेट उस दौरान रहा हूँ, उड़ीसा देखा हूँ, कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भी देखा, और या तो उत्तर प्रदेश का भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी देखा, और विभिन्न जगह को जाने का मौका मिला भी। तो इसमें से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हुआ है। और फोर्स की भी एक ऑल इंडिया कैरेक्टरिस्टिक होती है, वहाँ पे आपको हर प्लाटून में या हर कंपनी में आपको पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर कश्मीर से लेकर भारत के जो इंटीरियर क्षेत्र सभी जगह के आपको लोग मिलेंगे। तो इससे एक देश की जो भावना एक अच्छा पैदा भी होता है। तो सर मैं भी इस इंटरव्यू के पहले मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि ह्यूमन राइट्स पे आपने बुक्स लिखी है जी। आदिकाल से, क्या है सर वो बुक्स? वो जो आप वैदिक काल से आदिकाल, वैदिक काल से आधुनिक काल तक भारत में मानवाधिकार, उसके संबंध में मेरी एक किताब है जिसको पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी मिला है 2016 में। एक्चुअली मैंने सर मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था, या मेरे दर्शक भी ये शायद जानना चाह रहे हैं कि फिजिक्स आपका सब्जेक्ट रहा और साहित्य में आपका ये झुकाव कैसे आया? साहित्य में मैंने देखा कि साहित्य की तरफ भी आपका झुकाव है, बुक्स आपने मानवाधिकार यानी मानव के अधिकारों पर लिखी, तो ये जो जिन विविधताओं की बात आप कर रहे हैं, तो ये विविधताएं आपकी पर्सनालिटी में भी हैं। प्रयास तो किया हूँ, मुझे शुरू से लिखने पढ़ने में रुचि जरूर रही है, और उसके साथ साथ मैंने भारतीय संस्कृति के बारे में काफ़ी अध्ययन करने का प्रयास किया है शुरू से ही। तो भारतीय संस्कृति में जो मानवाधिकार के कुछ ऐसे अवधारणाएं शुरू से ही है जिसको प्रॉपर ढंग से अभी भी मैं कहूँगा कि हमारे सबके सामने अभी भी नहीं था। तो उसमें मेरा ये प्रयास रहा। सबसे पहले मेरा ये प्रयास 2003-04 के दौरान था, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तरफ से भी मुझे भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार के बारे में एक मेरा पांडुलिपि था, मैन्युस्क्रिप्ट, उसको अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। और उसके बाद भी मैंने इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरा इस पे एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स लंदन में भी पब्लिश हुआ है, इंडियन कल्चर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। उसके साथ मैंने इस सब्जेक्ट में फिर शोध किया है, मैंने पीएचडी भी इस पे प्राप्त किया है। भारतीय संस्कृति में जो मानवाधिकार की जो कंसेप्ट है उसी के बारे में मेरा है। तो इसी सब्जेक्ट में मैं, क्योंकि जो वेस्टर्न कंसेप्ट हमारा था, यही कहा जाता था कि 1215 एडी में जब मैग्ना कार्टा का सिग्नेचर होता है, उसी से ही आधुनिक मानवाधिकार का प्रारंभ है। लेकिन ये देखा जाए तो हमारी संस्कृति इतना प्राचीन है और इसमें जो निहित है मानवाधिकार के तत्व, तो ये बहुत ही प्राचीन है। आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिलेगा, आपको महाभारत रामायण में भी कुछ मिलेगा, आपको विभिन्न जो स्क्रिप्चर्स है अपने उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ फ़र्क ये था कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट में ये एक
अधिकार के रूप में अवधारित हुआ था, और जबकि हमारे जो भारतीय संस्कृति था इसमें ये दूसरे पक्ष का कर्तव्य के रूप में अवधारित हुआ था। यही डिफरेंस था सर। मानव अधिकार एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसी बात है कि जो शुरू से लेकर, जैसे आपने लिखा भी कि वैदिक काल से लेकर अभी आधुनिक काल तक है, तो इसकी क्या उपयोगिता सर मौजूदा समाज में, मौजूदा दौर में आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधे मानवाधिकार से जुड़ी हुई हैं। ये आज भी प्रासंगिक है। हम जैसे आप देखिए अभी हमारे कितने सारे एक्ट्स भी बनता है अधिकारों के बारे में, लेकिन अगर हमारे संस्कृति के हिसाब से भी अगर हम चले कि दूसरे पक्ष को हम कितने सम्मान देते हैं, तो इसमें दूसरा पक्ष को अपने आप कई सारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आज हम कहते हैं कि ये शिशु का अधिकार क्या है, चिल्ड्रंस राइट क्या है, और अगर हम पहले हम कहते थे कि परिवार या समाज का शिशु के प्रति कर्तव्य क्या है, अगर उसमें अगर सही ढंग से हम लोग करते हैं तो उसमें उसको अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाता है। सिमिलरली अगर आज कहा जाता है कि प्रिजनर्स राइट्स क्या है, तब यह कहा जाता था कि राजाओं का, क्योंकि मोस्टली राजतंत्र होता था, तो उसमें जो है तत्कालीन समय में ये कहा था कि राजाओं का बंदियों के प्रति कर्तव्य क्या है, तो उसमें मानवाधिकार के तत्व उसमें निहित होते थे। सिमिलरली अगर हम कहें कि स्त्रियों के लिए हमारे कर्तव्य क्या है, समाज का कर्तव्य क्या है, सम्मान कैसे देना चाहिए, और वो हो सकता है पर्याप्त ढंग से किसी कारण से बीच में कुछ ऐसे रहे होंगे, कुछ शताब्दी में ये डिटरेट किया, तब इसके बाद जब स्वतंत्रता के बाद अभी हाल में हम लोग सब जागरूक हुए तो पुनः जो है इसी बात को स्ट्रांगली रखा गया और लीगल उसको देखा गया कि नहीं, इसको स्ट्रिक्ट लीगलिटी के साथ इसको देखा जाए। अच्छा सर, आपकी धर्मपत्नी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने भी कई किताबें लिखी, मैंने पढ़ा। उन्होंने 23 किताब लिखी। अपने आप में ये एक हिस्ट्री है, इतिहास है। आपका भी साहित्य की तरफ काफ़ी मोह है, प्रेम है, तो ये मतलब शादी की ऐसी बॉन्डिंग में हुई कि आप लोग नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। वो उनके सब्जेक्ट में अपना कार्य करते हैं और उसी सब्जेक्ट से संबंधित रिसर्च या रिसर्च पेपर्स या पुस्तकें उनके द्वारा मोस्टली लिखा जाता है। और ठीक है, ये ज़रूर है कि उसके चलते घर में पढ़ने और लिखने का माहौल रहता है, किताब और कॉपी ये खूब रहता है। ये तो अच्छा सर, आपकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी मैं ये देख रहा था, वो चाहे आप एडीजी प्रयागराज रहे हो, एडीजी लखनऊ रहे हो, या कुंभ जैसे महाकुंभ जैसे आयोजन को आपने इतना बेहतर तरीके से लीड किया, और अभी आप मौजूदा समय में डीजी यूपी पीसीएल हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मैं पूर्व की बात करूँगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो पद है आपके पास, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा विभाग है जहाँ पे इतनी एक्टिविटी जुड़ी हैं, ये डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। तो इसमें क्या कुछ परिवर्तन किया आपने, चूँकि आपकी शैली रही है कि जहाँ भी जाते हैं कुछ नया करते हैं आप? ये प्रयास सबसे बड़ा, सबसे पहले यही हम लोग किए हैं और अभी भी हम लोग प्रयासरत है कि ये जो यहाँ पे विद्युत चोरी तो होती ही है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें हमारा फोकस ये होना चाहिए, जो सुनियोजित चोरियाँ हैं, जो बड़ी चोरियाँ हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। उसको कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम पकड़ा जाए, या इंटेलिजेंस कलेक्शन करके कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ फीडर्स होते हैं वो बहुत हाई लॉस फीडर्स होते हैं, तो उस हाई लॉस फीडर कौन है उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। पिछले वर्ष में हम लोगों ने ये बहुत प्रयास किया है और अभी भी कर रहे हैं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसको चिन्हीकरण कर रहे हैं, प्रत्येक जगह पे हाई लॉस फीडर कहाँ पे है, और पता लग रहा है कि कहीं पे 60% 70% भी लॉस हो रहा है। तो उस एरिया को हम क्यों ना फोकस करें, उस एरिया में हम अधिक जो है जो हमारा एनफोर्समेंट की कार्रवाई करे, ताकि वहाँ पे चोरियाँ कम हो जाए। उससे कुछ फ़र्क तो पड़ रहा है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक टीम एफर्ट है। क्योंकि ये जो डिटेल्स है ये हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन से हम लोग को प्राप्त होता है, और जॉइंटली भी हम लोग प्रयास करते हैं कि पावर कॉरपोरेशन के जो अधिकारियों के साथ हमारी टीम जाती है। लेकिन फोकस हम लोगों ने इस प्रकार किया है। दूसरा, पहले हम देखते थे कि यहाँ पे बहुत सारे छोटी चोरियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लिखी जाती थी। संख्या में बहुत ज़्यादा लिख के उतना ही कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, कि हमें क्वालिटेटिवली ज़्यादा चाहिए। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 80% तो या 85% बहुत छोटी होती थी। अब वो संख्या हम लोगों ने इसको
प्रयास किया है कि इसको घटा दिया जाए, और आज के दिन में ये आधे के आसपास हो गया है। जो छोटी चोरियों का संख्या अर्थात बड़ी चोरियों का संख्या रजिस्ट्रेशन अपने आप बढ़ गया है। तो सर चूंकि जब भी किसी आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में बात होती है तो एक मन में छवि आती है कि बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और बहुत अक्सर हम लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आईपीएस अधिकारी की व्यवहार में थोड़ा सा अलग होते हैं, कामकाज में अलग होते हैं, लेकिन जब आपकी बात कहीं की जाती है, आपकी बात कहीं आती है, तो लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि काम में तो सर बहुत एसएन साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन व्यवहार से लगता ही नहीं कि वो आईपीएस अधिकारी होंगे। जब आप व्यक्तिगत मिलें तो ये भी एक विविधता है आपके पर्सनालिटी की। मुझे नहीं पता है कि आपने क्या स्टेरियोटाइपिंग कर रखा है आईपीएस अफसर। ये लोगों का परसेप्शन है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन हमारे हिसाब से प्रत्येक पुलिस अफसर, और विशेष करके यदि मैं आईपीएस की ही बात करूं, तो हर अफसर को विनम्र भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ लोगों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और अपना कर्तव्य में दृढ़ होना चाहिए। अगर जहां क्राइम या क्रिमिनल की बात किया जाता है वहां पे रूथलेसली करना चाहिए, लेकिन नियमानुसार भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर पब्लिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं या एक्सेसिबल, विनम्र होना चाहिए, क्योंकि यही उम्मीद आपसे किया जाता है। अच्छा सर, चूंकि 32-33 साल का लगभग अनुभव एज ए आईपीएस ऑफिसर आपको हो रहा है और अभी भी जारी है ये अनुभव का सिलसिला, तो इस दौरान बहुत सारे ऑपरेशन लीड किए होंगे आपने, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो जिसकी छाप आपके मन मस्तिष्क में अभी तक होगी। तो ऐसी कोई घटना है क्या कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं ये ऑपरेशन हुआ और मैंने किया, सफलतापूर्वक किया, बड़ा ऑपरेशन था ये? देखिए, मुझे लगता है कि प्रत्येक पुलिस अफसर, विशेष करके अगर आईपीएस अफसर्स की बात करें, तो इस प्रकार बहुत सारे घटनाएं तो अपने जो लाइफ में, जो वर्किंग लाइफ में आती ही है। जब मैं एएसपी था उस समय भी मैंने राइट सिचुएशन फेस किया है, खुद उसको लीड भी किया है, हम लोगों ने कंट्रोल किया है, खुद उसके वादी भी बने हैं उस प्रकार जो राइट सिचुएशन की। और उसके बाद अगर हम एसएसपी के रूप में देखें तो हम लोग क्राइम के अगेंस्ट में काफ़ी सारे ये करना पड़ा है, या किसी ऐसी संभावित दंगा टाइप का कोई घटना हो उसको रोकने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ा है। अगर रिसेंट टाइम में मैं नक्सल क्षेत्र में, मैंने आपको खुद बताया था, हम लोग खुद जंगल में ऑपरेशंस खुद भी कई बार हम लोगों ने लीड किया है, ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या कॉम्बिंग ऑपरेशंस। उत्तर प्रदेश में भी डीआईजी के रूप में मुझे नक्सल क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला था, और उसमें भी हम लोगों ने वही प्रयास किया है। और अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो जो आपने एक बार एग्जांपल दे ही दिया कि कुंभ मेला एक बहुत बड़ा था, मैं इस पे आ रहा था। जी। और विशेष करके जिसमें आपको लगभग 49 दिन में 24 करोड़ से अधिक लोग आएंगे, पे आ रहे हैं, तो अपने आप एक ही स्थान पे आएंगे, और जहाँ पे लगभग 20 लाख लोगों के कल्पवास आपको 1 महीने से अधिक चलता रहेगा। और इंटरनेशनल इवेंट्स कई होता है, कई महानुभावों की लगातार भ्रमण भी होता है। उसके साथ साथ पब्लिक को किसी भी प्रकार असुविधा ना हो, कोई हादसा ना हो, कोई घटना ना हो, क्योंकि अगर कुंभ मेला का पिछले 200 वर्ष का इतिहास देखते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है। उस परिस्थिति में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है या अन्य अधिकारियों के भी रहा है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो टीम हमारा रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। हम लोगों ने दिन रात यही प्रयास किया, लगभग 1.5 वर्ष तो मिनिमम लगातार तैयारी रही होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे उपयोग करेंगे जो पब्लिक के लिए फ़ायदा करेगा, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी उसमें बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ बाकी ट्रैफिक प्लान ऐसे कैसे होना चाहिए जिसमें कोई जाम ना हो, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या परिवर्तन होना चाहिए, तो बहुत सारे ये सब बात को जो करना पड़ता है। ये बहुत है कि एंड्योरेंस का इवेंट है, लगभग एक्चुअल जो ये लगभग 2 महीना का समय मानिए, और उससे पहले 1.5 साल की जो तैयारी में, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके बाद निश्चित रूप से फिर भी कभी कभी लगेगा कि आपके साथ कोई भगवत सत्ता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तभी आप इसको करने, क्योंकि इतना बड़ा टास्क कभी कभी लगता है कि ये हमारे द्वारा सिर्फ संभव शायद नहीं होगा, हम लोगों को कुछ सपोर्ट, और ऐसा बनता गया कि सभी चीज़ हमारे फेवर में रहा। जितने स्टेक होल्डर्स है वो सभी हमारे साथ रहे, पब्लिक हमारे सपोर्ट में रहे, प्रेस भी हमारे सपोर्ट में रहे, ये दर्शनार्थी हमको सहयोग किए, पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने लगातार उसको बार बार पुलिस या जो भी वहाँ पे एजेंसी से इन्वॉल्व उसको ट्रेन कराया कि किस ढंग से ये होगा, बार बार प्रशिक्षित करा के उनको शपथ भी दिलाया। फिर उससे जो उसका जो रिजल्ट आया वो निश्चित रूप से बहुत ही सेटिस्फेक्शन था। बिल्कुल सर,
एक और मेरे मन में सवाल है साबर सर कि क्या कभी आपको पूरे नौकरी समय में कभी आपने कोई डिसीजन लिया हो या आपको लगा हो कि मुझसे हो सकता है इसमें थोड़ा सा चूक हो गई है, गलती हो गई है, और फिर उसको आपने सुधार किया हो? क्योंकि आप एज आईपीएस ऑफिसर्स होता है कि बहुत सारी सिफारिशें आती हैं कि आप ये कर दीजिए, या कोई ऐसे आ गया, पीड़ित आ गया आपके पास, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला हो उससे कि मैंने किसी एक ऐसे आदमी की मदद की या किसी का ऐसा नुकसान हुआ अनजाने? वो संख्या तो काफ़ी ज़्यादा में आपको मिलेगा कि हाँ प्रत्येक दिन, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि जब भी फील्ड जॉब में रहे वहाँ पे लगातार लोगों से मिलते रहे और उनका जो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस हो सकता है उसको कराते जाए, तो वो सेटिस्फेक्शन तो एक जगह। लेकिन होता है, आप जैसे बताएं, कभी कभी एक रिस्क भी लेना पड़ता है कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, और हो सकता है कभी कभी उसमें हमारी थिंकिंग में और ये में हमारे फेल्यूर्स भी है ऑपरेशंस में, कभी हमें उतना सक्सेस नहीं भी मिला है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सीखा है कि उससे कि हम अगले बार उसको कैसे और अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे उसमें। ये ऑपरेशंस में तो इससे कई बार आता है। पॉलिटिकल प्रेशर झेला है किसी मामले को लेकर? चूंकि होता तो है, आप लोग मानते नहीं लेकिन होता है। मुझे लगता है इसकी अलग से एक ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए आईपीएस को। हुआ है, कभी कभी हुआ है, लेकिन मौजूदा समय की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी वर्ष पहले ऐसा सिचुएशन आया है निश्चित रूप से। जैसे कभी होता है किसी पुलिस की किसी एक्टिविटी को लेकर या किसी एनकाउंटर को लेकर, उसमें काफ़ी जो है ह्यू एंड क्राई होता है और उसमें कई प्रकार का हुआ है। लेकिन अगर मैं ये मान के चलता हूँ, अगर हम अच्छे मंशा के साथ काम किए हैं और नियम के अनुसार काम किए हैं, चाहे कुछ भी आ जाए तो फिर सक्सेस फिर हमारा ही होगी। तो ये हम मान के चलते हैं। तो इस प्रकार भी सिचुएशन आया है। इस फोरम में मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा कि कौन सा घटना था जिसमें ऐसा ऐसा हुआ था, उचित भी नहीं होगा, लेकिन यस ऐसा होता है। लेकिन एक बात ये भी तो कहा जाता है ना, अगर मान लीजिए अगर आप खुद स्ट्रिक्ट है, खुद स्ट्रांग है और नियमानुसार कर रहे हैं, तो आपके ऊपर दबाव सबसे कम होता है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसएन साबा साहब थे 1990 बैच के आईपीएस, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, और बड़ा ही विनम्र स्वभाव है। जिस तरह से मैंने बताया कि स्वभाव विनम्र है, लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई किसी मामले में उनको कोई डिसीजन लेना है, उतने ही स्ट्रिक्ट हैं। अगली बार किसी और अधिकारी के साथ, किसी अन्य अधिकारी के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।